बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का इस गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के गृह विज्ञान का अध्याय 6 पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन और सेवाएं। बच्चों, इस अध्याय को हमने 3 भागों में विभाजित किया था और आप इसका भाग 1 पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 2 शुरू करेंगे और भाग 2 में हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु होंगे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और उनके कार्य, फिर प्रांतीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और उनके कार्य, इसके पश्चात जिला स्तरीय, नगर के स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाएं और उनके कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का भाग 2 शुरू करते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि इस अध्याय के भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताओं और जन स्वास्थ्य के उद्देश्य से कई कार्य किए हैं और हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर, जिला स्तर, नगर तथा ग्रामीण स्तर पर अनेक स्वास्थ्य सेवाएं हमें प्रदान की हैं। आज हम इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले भाग में मैंने बताया था कि किसी भी देश का विकास मुख्य रूप से वहाँ के नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य का परिणाम होता है। तो चलिए हम अपना आज का विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं और उनके प्रशासन के बारे में। बच्चों, हमारी केंद्रीय सरकार ने जन स्वास्थ्य के हित के लिए एक स्वास्थ्य विभाग का गठन किया है, जिसे नाम दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बच्चों, वर्तमान में यह मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन मिश्रा जी की अध्यक्षता में कार्य करता है और इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य विभाग हैं वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। चलिए बच्चों, अब हम राष्ट्रीय स्तर पर इन संस्थाओं के प्रशासन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख अंग आते हैं, जो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, फिर प्रधान मुख्य निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और लोकसभा सदस्यों से बनी सलाहकार समिति। इसके अंतर्गत कई उप निदेशक आते हैं, जो औषधि नियंत्रण, चिकित्सा, प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, परिवार नियोजन और केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कार्यों को देखते हैं। बच्चों, ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन। अब आइए हम इनके प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का, वो है जन स्वास्थ्य के हित के लिए स्वास्थ्य योजनाएं बनाना। इस समय हमारे देश में लगभग 15 प्रमुख योजनाएं कार्यरत हैं। उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं आयुष्मान भारत योजना, फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष और राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इनमें से जो आयुष्मान भारत योजना है, इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। बच्चों, यह योजना अप्रैल सन 2018 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुरू की गई थी और यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शुरू की गई थी। बच्चों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक हैं उनको 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अब इसके पश्चात आइए हम जानते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या RBSK के बारे में। बच्चों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है बाल स्वास्थ्य की जांच करना और उनसे संबंधित प्रारंभिक सेवाएं प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर और किशोरियों के विशिष्ट रोग की पहचान की जाती है। अब इन विशिष्ट रोगों में जन्म दोष से भी संबंधित कई रोग होते हैं। फिर इस बात का अवलोकन किया जाता है कि कहीं बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, किसी पोषक तत्व की कोई कमी तो नहीं है, या शारीरिक विकलांगता के कारण कहीं किसी बच्चे का विकास अवरुद्ध तो नहीं हो रहा। तो उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं और जानकारियां उन्हें दी जाती हैं। और जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए प्रबंधन जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र पर किया जाता है और 6 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले लोगों के लिए प्रबंधन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। चलिए बच्चों, अब इसके पश्चात हम जानते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय में या RKSK क्या होता है इसके विषय में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जन स्वास्थ्य केंद्र पर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग वाले किशोर और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां और सेवाएं प्रदान करना। बच्चों, आपको पता है कि 10 से 19 वर्ष तक के बीच के किशोर और किशोरियों को अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे यौन संबंधित समस्या, पोषण से संबंधित समस्या तथा मानसिक रोगों से संबंधित समस्या। इन समस्याओं की पहचान करके उनके निदान के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके पश्चात जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। बच्चों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है गर्भवती महिलाएं और उनके नवजात शिशुओं को मुफ्त दवाएं, निशुल्क निदान और स्वास्थ्य संस्थाओं में रहने के दौरान निशुल्क आहार उपलब्ध कराना। इसके पश्चात अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। बच्चों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण कराना। इसके पश्चात राष्ट्रीय आरोग्य निधि। बच्चों, हमें पता है कि हमारे देश के कई नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें से कई नागरिक ऐसे हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, तो यह योजना उन नागरिकों को निशुल्क सेवा प्रदान करती है और उनका इलाज कराती है। फिर अब हम आते हैं परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अगले प्रमुख कार्य पर। इसका अगला प्रमुख कार्य है अपनी योजनाओं को राज्य सरकारों के साथ मिलकर के कार्यान्वित करना और करवाना। जैसे स्वास्थ्य योजनाओं के निर्धारण में राज्य सरकार को निर्देश देना और समय समय पर उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त प्रांतीय सरकारों के जन स्वास्थ्य संबंधी प्रशासन को उच्च बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना। आइए बच्चों, इसका अगला प्रमुख कार्य देखते हैं। प्रांतीय सरकारों के साथ आवश्यक विचार विमर्श करके चिकित्सा की शाखाओं का विकास करना। इनमें से कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। सबसे पहले रोग निवारक चिकित्सा। बच्चों, इस चिकित्सा में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कैसे साफ सफाई के द्वारा कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। फिर मानसिक चिकित्सा। इसमें मानसिक विकारों से उत्पन्न शारीरिक विकारों का इलाज किया जाता है।
औषधि चिकित्सा, इसमें कुछ विशेष औषधियों के द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है। फिर आहार चिकित्सा, बच्चों आहार चिकित्सा के अंतर्गत पोषण से संबंधित जानकारियां गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जाती हैं। फिर रस चिकित्सा, बच्चों रस चिकित्सा को कीमोथेरेपी भी कहते हैं और इस चिकित्सा में रस द्रव्यों के द्वारा शरीर में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। इसके पश्चात स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना। बच्चों आपने देखा होगा कि वर्तमान परिस्थिति में सभी प्रदेश की सरकारें कोरोना महामारी से जुड़ी हर जानकारियों के आंकड़े नियमित रूप से केंद्र सरकार को उपलब्ध कराती हैं और इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकारें स्वास्थ्य से संबंधित अन्य आंकड़े भी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराती हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगले प्रमुख कार्य पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का अगला प्रमुख कार्य है कि अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधन जैसे धन, साधन तथा अन्य सुविधाओं को जुटाना। जैसे चिकित्सा उपकरणों से मिलने वाले टैक्स को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के ऊपर खर्च किया जाता है। इसी क्रम में हमारी वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 का जब बजट पेश किया तो उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी सरकार कैसे संसाधनों को जुटा करके नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करती है और इसी का परिणाम है कि मई सन 2020 तक आयुष्मान भारत योजना की सहायता से लगभग 1 करोड़ नागरिकों को लाभान्वित भी किया गया। चलिए बच्चों, अब अगले प्रमुख कार्य की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों, यंत्रों तथा दवाइयों की व्यवस्था करना। जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्यात अभी कुछ महीनों पूर्व हमारे देश ने कई अन्य देशों को किया है। इसके अतिरिक्त भारत देश दवाइयों के निर्माण के लिए कच्चे माल का आयात भी करता है और समय समय पर सिरिंज, ग्लूकोमीटर इत्यादि उपकरणों की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर महामारियों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाना। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जब जब भारत देश में महामारियों का प्रकोप बढ़ा है तब हमारे देश की सरकार ने उनके उन्मूलन के लिए कई अभियान चलाए हैं। जैसे सन 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को चलाया गया और सन 1985 में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया। इसी का परिणाम था कि सन 2014 में भारत को औपचारिक रूप से पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। अब अगला कार्य कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था करना। बच्चों, कुछ महीने पूर्व आपने सुना होगा कि भारत देश में टिड्डियों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। इससे फसलों को बहुत नुकसान पहुंच रहा था, तो इन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके ही उन पर काबू पाया गया था। तो हमारी सरकार इन कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था को भी ध्यान में रखती है। कुछ प्रमुख कीटनाशक दवाइयां हैं मेलाथियान, हेप्टाक्लोर, लिंडेन इत्यादि। फिर औषधि नियंत्रण करना और मिलावट की जानकारी रखना। बच्चों, नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा ये एक प्रमुख कार्य है। यदि औषधियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो नकली दवाओं की बिक्री बढ़ जाएगी, जिससे जन स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त यदि इन पर नियंत्रण रखा जाएगा तो हम नागरिकों को उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध होंगी। फिर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को चलाना। बच्चों, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जनसंख्या वृद्धि के कारण किस प्रकार से बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति ना हो पाने की समस्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने और परिवार नियोजन हेतु सरकार ने अनेक परिवार नियोजन केंद्र खोले हैं, जिनमें आवश्यक दवाओं तथा नियोजन के साधनों का निःशुल्क वितरण
किया जाता है। अब अगला कार्य देखिए, अगला प्रमुख कार्य है चिकित्सा हेतु मेडिकल कॉलेज खोलना। बच्चों, आपको पता है कि यदि आपके आसपास मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होगी तो वहाँ पर आपको सभी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। फिर नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र, यदि सरकार नर्सों के अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगी तो हमारी नर्सें प्रशिक्षित होंगी और स्वास्थ्य सेवा में अपना उचित योगदान दे पाएंगी। उसके पश्चात अनुसंधान केंद्र खोलना। हमारी सरकार ने कई अनुसंधान केंद्र खोले हैं और कई नए अनुसंधान केंद्र खोले भी जा रहे हैं। अनुसंधान केंद्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि समय समय पर नए स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों को बनाना पड़ता है। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उससे संबंधित दवाओं तथा टीके की खोज के लिए हमें अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात दवाई बनाने के कारखाने खोलना। यदि सरकार दवाई बनाने के कारखाने खोलेगी तो उन दवाओं की बिक्री उचित मूल्य पर होगी। इसके पश्चात बाल कल्याण केंद्र खोलना और उनको अनुदान देना। बाल कल्याण केंद्र में गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों को आहार से संबंधित जानकारी और खेल कूद के द्वारा किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, इससे संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। फिर नारी कल्याण केंद्र। बच्चों, नारी को सामाजिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई नारी कल्याण केंद्र खोले हैं, जिससे कि हमारे देश की नारी पुरुषों के साथ मिलकर के देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सके। फिर अपंग कल्याण केंद्रों को खोलना। हमारी सरकार ने कई अपंग कल्याण केंद्र भी खोले हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं लेकिन सम्मानपूर्ण जीवन भी जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उनकी सुविधा के हिसाब से प्रशिक्षित करना ताकि वो अपना जीविकोपार्जन अच्छे से कर सकें। इसलिए अपंग कल्याण केंद्रों में इनसे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके पश्चात चलिए हम अगला कार्य देखते हैं। अगला प्रमुख कार्य है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का विद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य संस्थानों में स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करना। जैसे आपको पता है कि विद्यालय के स्तर पर बच्चों को पोषण संबंधित जानकारी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा पोषक तत्व खाएं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इसके अतिरिक्त कॉलेज के स्तर पर यौन संबंधी समस्याओं के निदान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में समय समय पर पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है समय समय पर नए नए स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की खोज होती है, नए नए दवा, नए नए टीकों की खोज होती है। तो उसकी जानकारी देने के लिए भी इन्हें पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव करके शामिल किया जाता है। इसके पश्चात अगला प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्य की हैसियत से कार्य करना। बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन में लगभग 194 सदस्य देश हैं और ये संगठन इन सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को देखता है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व भी प्रदान करता है। हमारा देश भी इस विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है। तो बच्चों, ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन एवं उनके कार्य। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं और वो है प्रांतीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और उनका कार्य। तो चलिए बच्चों, अब इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रांतीय स्तर पर इनका प्रशासन कैसे किया जाता है। बच्चों, प्रांतीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन प्रत्येक प्रदेश की सरकार करती है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है। इस राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, जिनके अंतर्गत
कई उप निदेशक आते हैं जो विद्यालय स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, व्यावसायिक शिक्षण, अनुसंधान, संक्रामक रोग उन्मूलन, औषधि उत्पादन, निरीक्षण एवं नियंत्रण तथा परिवार नियोजन से संबंधित कार्यों को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन विभागों की सहायता से कैसे प्रांतीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय अपने कार्यों को संपादित करता है। सबसे पहले जिला व नगर की स्वास्थ्य सेवाओं में तालमेल रखना। राज्य सरकार अपने स्तर से जिला एवं नगर स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों से अवगत कराती है तथा उचित तालमेल के साथ इनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करती है। इसके पश्चात अगला प्रमुख कार्य स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाना एवं उन्हें लागू करना। राज्य सरकार समय समय पर अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाती है और जिला एवं नगर स्तर पर अपने कर्मियों की मदद से इन नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। चलिए बच्चों, अब हम इसका अगला प्रमुख कार्य देखते हैं। अगला प्रमुख कार्य है मेडिकल कॉलेज खोलना, अनुसंधान केंद्र खोलना तथा उनका संचालन करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्रों की उपयोगिता के बारे में बताया था। तो प्रदेश सरकार ये मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र खोल करके हम नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेडिकल कॉलेज खोले भी गए हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी जुलाई सन 2020 के आंकड़ों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग 142 हो चुकी है। और बच्चों, चिकित्सा अनुसंधान के महत्व का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र पर 12 लाख रुपए खर्च किया गया, परंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये धनराशि बढ़ करके 312 लाख रुपए हो गई। अब अगला कार्य देखिए, दवाइयों का निर्माण, निरीक्षण, मूल्यांकन, वितरण व नियंत्रण करना। इसके अतिरिक्त अस्पताल व डिस्पेंसरी की व्यवस्था करना ताकि लोगों को सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त रोगों की रोकथाम के लिए योजनाएं बनाना और उसे कार्यान्वित करना। बच्चों, आपको पता है कि वर्तमान समय में हमारा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और अभी तक ना इसके टीके का आविष्कार हुआ है, ना इससे संबंधित किसी दवा का आविष्कार हुआ है। तो हम नागरिक अपने को इस बीमारी के लिए जागरूक कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हमारी सरकार इससे संबंधित योजनाएं बना रही है और इससे संबंधित निर्देशों का प्रचार प्रसार कर रही है ताकि हम उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करके अपने को इस बीमारी से बचा सकें। तो बच्चों, ये तो था प्रांतीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन और उनके कार्य। चलिए अब हम पढ़ेंगे जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाएं और उनके कार्यों के बारे में। बच्चों, जिला स्तर की स्वास्थ्य संस्थाएं वहां के राज्य सरकार के अधीन कार्य करती हैं और प्रत्येक नगर में एक राजकीय अस्पताल होता है। इसमें एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं और उनकी सहायता के लिए कई सहायक डॉक्टर भी होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ इत्यादि। इसके अतिरिक्त राजकीय अस्पतालों में कम से कम एक महिला चिकित्सक भी होती है जो बाल कल्याण से संबंधित कार्यों को देखती है तथा प्रसव कार्य की देखभाल भी करती है। इन अस्पतालों में सभी प्रकार की चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा की व्यवस्था करना और इन अस्पतालों में जनरल तथा प्राइवेट वार्ड की व्यवस्था भी की जाती है। जनरल वार्ड में कोई भी सामान्य नागरिक जाकर के अपना इलाज करा सकता है और प्राइवेट वार्ड के लिए अलग से उसका किराया देना पड़ता है। इसके पश्चात आइए अब हम जिला स्वास्थ्य संस्थाओं के कुछ प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हैं। जिला अस्पताल को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना,
जैसे देखना कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में कमरे, बेड, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हैं या नहीं है। इसके अलावा दवाओं के कारखानों का निर्माण कराना, फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना और उससे संबंधित नियमों को लागू करना, स्वच्छता अभियानों को सफल बनाना ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे और हम रोग मुक्त रहें। फिर स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार का प्रबंध करवाना। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रमुख कार्य है परिवार नियोजन के कार्यों को घर घर तक पहुंचाना। बच्चों, ये तो हो गई जिला स्तर की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। अब हम चर्चा करेंगे नगर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बच्चों, नगरों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का प्रबंधन नगर पालिका तथा नगर निगम के द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं केंद्र सरकार की नीतियों, प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के आदेशों तथा जिलाधिकारी की देखरेख में कार्य करती हैं। और बच्चों, नगर पालिका तथा नगर निगम के अंतर्गत कई विभाग आते हैं जिनके प्रमुख कार्यों की चर्चा अब हम करेंगे। सबसे पहले स्वच्छता विभाग। स्वच्छता विभाग के अंतर्गत कूड़ा करकट के निष्कासन पर ध्यान दिया जाता है, सड़कों और नालों की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। फिर जल विभाग। जल विभाग का प्रमुख कार्य होता है कि नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, जल का वितरण करवाना और जल प्रदूषण को रोकना। इसके पश्चात अगला कार्य है रोग उन्मूलन विभाग का। बच्चों, इस विभाग का प्रमुख कार्य होता है संक्रामक रोगों की रोकथाम और इनको फैलने से बचाना तथा रोग के फैलने के कारणों का पता लगाना। आपने देखा होगा कि आपके शहर में नगर निगम तथा नगर पालिका के द्वारा मौजूदा हालातों में हर स्थान पर कोरोना से संबंधित पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि हम नागरिक जागरूक हो सके और इस बीमारी से स्वयं का बचाव कर सकें। फिर स्वास्थ्य शिक्षा विभाग। इस विभाग का प्रमुख कार्य होता है स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा का विद्यालय और कॉलेज स्तर पर प्रचार प्रसार करना। फिर स्वास्थ्य रक्षा के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन करवाना और व्यायामशाला तथा स्टेडियम का निर्माण कराना। इसके पश्चात चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग का प्रमुख कार्य होता है शहर में अस्पतालों व डिस्पेंसरियों का निर्माण करवाना तथा इनके कार्यों का संचालन करवाना। इसके अतिरिक्त असाध्य रोगों की अवस्था में यातायात के साधन जुटाना। यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा की जाती है। रोग निवारक अभियान विभाग। इसका प्रमुख कार्य होता है कि शहर के अलग अलग हिस्सों में कैंप लगा करके दवा तथा टीकों का वितरण करना। फिर लाइसेंस विभाग। इसका प्रमुख कार्य है खाद्य पदार्थों की जांच करना और हम नागरिकों को खाद्य पदार्थों में जो मिलावट किए जाते हैं उससे बचाना ताकि हम भोज्य विषाक्तता से ग्रसित ना हो सकें। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण विभाग। इस विभाग का प्रमुख कार्य है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन के उपायों का प्रचार प्रसार करें। तो बच्चों, ये तो हो गई नगर की स्वास्थ्य संस्थाएं और उनके कार्य। अब आखिरी में हम चर्चा करेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाएं और उनके कार्यों के बारे में। बच्चों, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रमुख रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में होता है। अब सामुदायिक विकास खंड क्या होता है? सामुदायिक विकास खंड से तात्पर्य है ब्लॉक से। प्रत्येक ब्लॉक में शासन के द्वारा स्थापित एक छोटा अस्पताल होता है। इसमें सभी सामान्य रोगों का इलाज तो किया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग है तो उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया जाता है और इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाती है।
इन अस्पतालों में आवश्यकतानुसार 2 या 3 चिकित्सक रहते हैं, जिनमें एक महिला चिकित्सक का होना भी अनिवार्य है। इसके पश्चात आइए अब हम उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कार्य करता है और लगभग 5000 की आबादी वाले क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है। इन केंद्रों पर एक चिकित्सक, एक कंपाउंडर तथा एक नर्स की व्यवस्था होती है। फिर प्रत्येक ब्लॉक के प्राथमिक केंद्र के डॉक्टर यहाँ समय समय पर आकर के इनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी देते हैं। बच्चों, ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे गांव की स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था को देखना, फिर शुद्ध जल की उपलब्धता पर ध्यान रखना, चिकित्सा का प्रबंध देखना, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उपाय करना, फिर मातृ तथा शिशु कल्याण में प्रसव के पहले, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद माता तथा शिशु की देखरेख करना, फिर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करके लोगों को जागरूक करना। इन केंद्रों का अगला प्रमुख कार्य है जिले के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क रखना, ताकि जरूरत पड़ने पे किसी भी गंभीर रोगी को जिला अस्पताल ले जाया जा सके। जन्म मृत्यु के आंकड़ों को नगर की स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुंचाना, फिर असाध्य रोगों या ऑपरेशन के लिए जो रोगी होते हैं उनको जिला अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। तो बच्चों, इस प्रकार आज के इस भाग 2 में आपने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाएं, फिर प्रांतीय स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रशासन और उनके कार्यों को जाना। इसके पश्चात जिला, नगर तथा ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं और उनके कार्यों को जाना। आज के इस भाग 2 से संबंधित ये आपका गृह कार्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, इसके अगले भाग में हम चर्चा करेंगे प्रमुख स्थानीय संस्थाओं के बारे में, सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वास्थ्य कार्य में योगदान के विषय में तथा बहुउद्देशीय कार्य प्रणाली के बारे में। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि सरकार हम नागरिकों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। सरकार के इन्हीं सफल प्रयासों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी। धन्यवाद।